नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, वो कहानी मेरे जीवन में खुद के साथ ही घटी। एक ऐसी डरावनी घटना के बारे में है जिस घटना को आज भी याद करके मेरा दिल दहल उठता है। आज भी जब मैं अपना ऑटो चलाता रहता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो फिर से मुझे किसी अंधेरे वाले कोने में से दिखाई दे जाएगी, क्योंकि मेरे साथ वो जो डरावना हादसा हुआ था वो मेरे इसी ऑटो ड्राइविंग वाले काम के दौरान ही हुआ था। जिस वक्त वो हादसा हुआ उस वक्त तो मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और इसी वजह से उस चीज के होने के बाद मैं कुछ दिनों तक बिल्कुल सहम गया था। जिस रात मेरे साथ वो खौफनाक हादसा हुआ था, उस रात के बाद मैंने लगभग 1 महीने तक ना ही तो मेरे ऑटो को हाथ लगाया था और ना ही मैं अपने घर से बाहर निकला था, क्योंकि जैसे ही मुझे मेरी आंखों के सामने अंधेरा नजर आता था तो मुझे सिर्फ उसी का वो खौफनाक और भयानक चेहरा दिखाई देता था। अंधेरे को देखते ही ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी चीज के पीछे से अचानक से मेरे सामने आ जाएगी और इस बार मुझे जान से मार ही डालेगी। अब मेरी इन सब बातों को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन थी और इतना भयानक मेरे साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से मुझे अंधेरे से भी अब इतना ज्यादा डर लगने लगा था। तो इन सब बातों के बारे में आप लोगों को इस कहानी में आगे चलने पर पता चलने वाला है। बस आप लोग अंत तक इस कहानी में बने रहो, क्योंकि जो खौफ और डर का स्तर आगे जाकर इस कहानी में आप लोगों को मिलने वाला है, वैसा डर आप लोगों ने शायद ही आज तक किसी इंसान के साथ बीती हुई किसी डरावनी घटना को सुनते वक्त महसूस किया होगा। दरअसल ये घटना आज से 12 साल पहले की है। आज से 12 साल पहले मैं लगभग यही कोई 21 से 20 साल का नौजवान लड़का हुआ करता था। हमारा जो गांव था वो लखनऊ शहर से फिक्स 15 किलोमीटर की दूरी पर था, और हमारे गांव के जैसे ही लखनऊ शहर के चारों तरफ बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां से हर रोज कई मुसाफिर लखनऊ शहर की तरफ जाते थे, और कई मुसाफिर लखनऊ शहर से उन अलग अलग गांवों में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए या फिर किसी काम से आते जाते ही रहते थे। तो ऐसे में उस वक्त हमारे घर पर जो मेरे पापा की पुश्तैनी दुकान थी, जिसमें वो पूजा पाठ करने का सामान बेचने का काम किया करते थे, अब वो दुकान धीरे धीरे बहुत कम चलने लगी थी, क्योंकि लोग लखनऊ शहर की तरफ ज्यादा जाने लगे थे, और शहर जाने पर वो एक साथ वहीं से अपनी जरूरत का सारा सामान ले आते थे, जिसकी वजह से गांव में हमारी जो दुकान थी उस पर अब ग्राहक बहुत कम आने लगे थे। जब ग्राहक कम आने लगे तो जाहिर सी बात है कि आमदनी भी बहुत कम होने लगी थी, और धीरे धीरे एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि पूरे दिन में दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता था, जिसकी वजह से अब घर के आर्थिक हालात बिगड़ने लगे थे, और उस चीज की वजह से दिन ब दिन मेरे बाबूजी टेंशन में आने लगे थे। जब मैंने उनको इस तरीके से पैसों की वजह से टेंशन में आते हुए देखा तो मैं सोचता हूं कि जब अपने रहते अपने माँ बाप पैसों की वजह से इतना सोच विचार में पड़ रहे हैं या फिर उनको इतनी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, तो फिर अपने होने का या ना होने का क्या मतलब है। इसी वजह से मैं ये फैसला करता हूं कि अब से मैं उनकी कमाई में थोड़ा सहारा बनूंगा। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात की समझ नहीं थी कि आखिर मैं ऐसा क्या काम करूं जिसकी वजह से मैं घर वालों को 2 रुपए कमा कर दे सकूं, क्योंकि मुझे कोई ऐसा काम चाहिए था जिस काम को करने के साथ साथ मैं अपनी आगे की पढ़ाई को भी चालू रख सकूं, क्योंकि उस वक्त तक मेरी सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई ही कंप्लीट हुई थी और मैं आगे जाकर कुछ अच्छी सी नौकरी करना चाहता था। लेकिन सिर्फ घर के आर्थिक हालात खराब होने की वजह से ही मैं अपने सपनों को टूटते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए मैंने मेरे अगल बगल में रहने वाले लोगों से, अपने माँ और बाबूजी से बिना पूछे ही इस मामले में जब मैंने उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने अगल बगल में कोई ऐसा काम देख जिसको कोई दूसरा ना कर रहा हो और उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत हो। उनके ऐसा कहने पर मैंने लगभग 1 हफ्ते तक बहुत सारी चीजों को नोटिस किया, लेकिन जिस भी काम को करने की मैं सोचता उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे समझ में आ ही जाती थी। लेकिन फिर मुझे दिखाई दिया कि मेरे गांव के बगल में जो लखनऊ शहर है उसका रोज का आने जाने वाला सिस्टम, यानी कि गांव से शहर की तरफ लोग जाते थे और शहर से गांव की तरफ भी आते थे, पर वो लोग हमेशा ही हमारे गांव से पूरे दिन में जो एक बस गुजरती थी उसके इंतजार में रहते थे। तो इसीलिए उस वक्त मैं दिमाग लगाता हूं कि अगर मैं एक ऑटो रिक्शा खरीद लूं या फिर कोई पुराना रिक्शा किराए पर ले लूं, तो मैं इन सवारियों को शहर से गांव तक और गांव से शहर तक छोड़कर
कुछ पैसे कमा सकता हूं। जैसे ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया तो मैंने इस बारे में अपने बाबूजी से बात की। जब मैंने बाबूजी से बात की तो पहले तो वो मुझे इस चीज के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकाल लूंगा। पर शायद उस वक्त मैं ये चीज बहुत गलत सोच रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने ऑटो रिक्शा चलाने का काम शुरू किया तो मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इस चीज की वजह से मेरी इतनी ज्यादा कमाई होने वाली है। क्योंकि मुझे तो वो ऑटो रिक्शा चलाने के बाद 5 मिनट का भी आराम नहीं मिलता था। जैसे ही मैं किसी को कहीं पर छोड़ता था तो वहीं से मुझे कोई दूसरी सवारी मिल जाती थी। और अगल बगल के गांवों में मैं अकेला ही एक ऐसा ऑटो रिक्शा वाला था जो शहर से सवारियों को लेकर गांव तक उनके घर के सामने तक छोड़कर आता था। और उस चीज के मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। बाकी जो ऑटो वाले थे वो सिर्फ शहर में ही ऑटो चलाने का काम किया करते थे। वो शहर से गांव की तरफ इतनी लंबी दूरी की सवारियां नहीं लेते थे, लेकिन मैं शहर से 15-15, 20-20 किलोमीटर की दूरी की सवारियां ले लिया करता था, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी दूरी की सवारी मिलती थी मुझे उतने ही ज्यादा पैसे मिलते थे। तो धीरे धीरे मुझे पैसों का ऐसा लालच आ गया था कि मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई को बिल्कुल साइड में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि अगर लगातार 1 से 2 साल तक मेरी इसी तरीके से कमाई होती रही तो मेरे घर के आर्थिक हालात बहुत जल्द ही सुधर जाएंगे। उस वक्त मैंने फिर एक फैसला लिया कि मैं आने वाले 2 से 3 साल तक पढ़ाई को छोड़कर ऑटो रिक्शा चलाने का काम कर लेता हूं। इसके बाद जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं इस ऑटो रिक्शा वाले काम को बंद कर दूंगा और फिर से अपनी पढ़ाई चालू कर दूंगा, क्योंकि तब मेरे पास आने वाले 2-3 साल तक का गुजारा करने के जितने पैसे हो जाएंगे। यही बात मैं अपने घर वालों से कह देता हूं और उसके बाद उस ऑटो रिक्शा के काम को लगातार करता रहता हूं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसी ऑटो रिक्शा वाले काम के दौरान मेरे साथ आगे चलकर एक ऐसा भयानक हादसा होगा जिस हादसे के बारे में मैंने वो काम करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। दरअसल जब मुझे ऑटो रिक्शा चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त हो गया था तो एक बार मैं ऐसे ही लखनऊ शहर के बस स्टॉप पर अपने ऑटो रिक्शा को लेकर खड़ा हुआ था। लेकिन उस दिन मुझे सुबह से लेकर शाम तक बहुत कम सवारियां मिली थी, और जो भी सवारियां मिली थी वो सिर्फ शहर के अंदर थोड़ी बहुत दूर जाने वाली ही मिली थी, जिसकी वजह से उस दिन मेरी ठीक तरीके से कमाई भी नहीं हुई थी। और इस वजह से मेरा थोड़ा सिर दर्द करने लगा था, क्योंकि जब कभी भी मेरी अच्छे से कमाई नहीं होती थी तो मैं उस चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगता था, और जब कभी भी मैं किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगता था तो मेरा सिर दर्द करने लग जाता था। उस दिन मेरे पास इतने कम पैसे थे कि उनको लेकर मेरा घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। इसी वजह से मैं इंतजार करता रहता हूँ कि रात के 10 बजे जब लास्ट वाली बस आएगी तो हो सकता है उसमें मुझे कोई लंबी दूरी वाली सवारी मिल जाए ताकि मेरे थोड़े बहुत पैसे बन जाए। यही बात सोचकर उस दिन मैं रात के 10 बजे तक वही बस स्टॉप पर ही रुका रहता हूँ। बीच बीच में अगर मुझे कहीं अगल बगल की सवारी मिल जाती थी तो मैं उनको उस छोड़कर आ जाता था और फिर वापस से अपने ऑटो को वहीं लाकर लगा लेता था। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी और फिर अंधेरा हो गया था। अब ऐसा भी नहीं था कि मैं उसी दिन इतनी लेट तक रुका था, बल्कि मैं हर रोज लगभग रात के 8 से 9 बजे के आसपास में शहर से अपने गांव की तरफ जाने के लिए रवाना होता था। और उस दौरान जो भी सवारियां मुझे मेरे गांव की तरफ जाने वाली मिलती थीं, वो उनको भी अपने साथ ऑटो में बिठा लेता था। रात के 9 बजे के आसपास मैं घर पहुंचता था और सुबह के 7 बजते ही फिर से अपने घर से शहर की तरफ निकल पड़ता था। लेकिन क्योंकि आज सवारियां बहुत कम थी और कमाई काफी कम हुई थी तो मैं रात को 10 बजे आने वाली बस का इंतजार कर रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद जैसे ही घड़ी में रात के 10 बजे तो वो 10 बजे वाली बस भी आ जाती है। जैसे ही वो बस आती है तो मैं बड़ी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगता हूँ। लेकिन उस बस में जितनी भी सवारियां थीं वो धीरे धीरे करके बस से नीचे उतरकर इधर उधर जाने लगती हैं। कोई भी मेरे पास आकर मुझे कहीं जाने के लिए नहीं पूछ रहा था। फिर जब बस पूरी तरीके से खाली हो गई तो मैं भी बड़ा ही निराश होकर वापस अपने ऑटो में जाकर बैठ गया और वहां पर बैठा बैठा अपने ऑटो के अंदर जो न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था उसको देखने लगा। मैं हमेशा ही अपने ऑटो में न्यूज़पेपर रखता था, क्योंकि कई सवारियां लंबी दूरी की ऐसी मिल जाती थीं जो कि अक्सर मुझसे न्यूज़पेपर मांग लेती थीं। इसी वजह से मैं हर रोज
2 से 4 रुपये का मिलने वाला वो न्यूज़पेपर सुबह सुबह ही खरीद लेता था। और उस दिन भी निराश होकर जब मैं उसको पढ़ रहा था तो अचानक से ही मुझे फिर से उस बस की सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने के कदमों की आवाज सुनाई देती है। पहले तो मुझे लगा कि शायद बस का कंडक्टर या फिर ड्राइवर होगा, लेकिन जब एकाएक ही मेरी नजर उस तरफ गई तो मुझे दिखाई दिया कि उस बस से एक जवान औरत उतर रही है। लेकिन उसके पहनावे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी शहर की रहने वाली है, बल्कि उसका जो पहनावा था उसको देखकर यही लग रहा था कि वो किसी गांव की ही रहने वाली है, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर भी काफी लंबा घूंघट निकाल रखा था। इसके साथ ही उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल के आसपास में थी। जब वो औरत बस से नीचे उतरी तो उसके एक हाथ में तो उसका वो छोटा बच्चा था और दूसरे हाथ से उसने एक बड़ा सा संदूक पकड़ रखा था, जिसको वो बड़ी ही मुश्किल से उस बस से नीचे उतार रही थी। जब मैंने उस औरत को उस तरीके से परेशान होते हुए देखा तो मैं अपने ऑटो से उतरकर भागता हुआ उसके पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि अरे बहन जी, रहने दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लाइए मैं इस संदूक को नीचे उतार देता हूँ। मेरे ऐसा कहते ही वो उस संदूक को छोड़ देती हैं, जिसके बाद मैं उसको नीचे उतारने लगता हूँ। लेकिन पता नहीं उस औरत ने उस बंदूक के अंदर ऐसा क्या भर रखा था जिसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा वजन था। जब मैंने उसको बस से नीचे उतारा तो मुझे उसको नीचे उतारने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस संदूक को नीचे उतारा तो उसको नीचे उतारने के बाद वो औरत भी बस की सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। लेकिन उस वक्त तक भी उसने अपने चेहरे पर वो घूंघट निकाल ही रखा था। फिर इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछता वो मुझसे कहती हैं कि भैया, आप कोई ऑटो वाले हो? तो मैं उससे कहता हूं कि हाँ, ये बगल में जो ऑटो खड़ा हुआ है ये मेरा ही है, बताओ तुमको कहाँ जाना है? तो मेरे ऐसा कहते ही वो मुझसे कहती हैं कि मुझे तो भीनमाल जाना है। अब जैसे ही उसने उस गांव का नाम लिया जिसका नाम भीनमाल था तो मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूं, क्योंकि वो जो गांव था वो लखनऊ शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर था और जिस तरफ मेरे गांव के लिए रास्ता जाता था वो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में था। तो अगर उस रात मैं उस सवारी को उसके गांव तक छोड़कर आता तो 25 किलोमीटर उसके गांव जाने का, फिर 25 किलोमीटर वापस आने का और वापस लखनऊ आकर फिर लगभग 15 किलोमीटर तक मेरे को वापस मेरे घर जाना था। ऐसे में वो चीज मेरे को थोड़ी कम ही समझ में आती है। एक पल के लिए तो मैं उसको मना करने वाला था, लेकिन फिर जब मैंने उसकी गोद में वो छोटा बच्चा देखा तो मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आ जाती है, क्योंकि जो 3 से 4 साल का छोटा बच्चा उसकी गोद में था वो दिखने में बहुत ज्यादा मासूम था। वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर मैं उसकी तरफ मोहित हो जाता हूँ और फिर उससे कहता हूँ कि ठीक है बहन जी, मैं अपना ऑटो लेकर आता हूँ, आप अपने संदूक को उठाकर जरा ऑटो में रख देना। उसे ऐसा कहकर जैसे ही मैं साइड में खड़े हुए मेरे ऑटो को घुमाकर उसके सामने लेकर आता हूँ तो अभी मैं ऑटो को वहां खड़ा करके आगे वाली ड्राइविंग सीट पर बैठा ही था कि तभी मैंने देखा कि जिस संदूक को उस बस से नीचे उतारने के लिए मैं अपने दोनों हाथों से और अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मेरे से नीचे नहीं उतर पा रहा था। उस संदूक को उस औरत ने बड़े ही आसानी से अपने एक हाथ से उठाकर कि पीछे वाली सीट के बगल में रख दिया था। जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे उस औरत की ताकत पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने उस बच्चे को गोद में लिए लिए ही एक हाथ से उस संदूक को उठाकर ऑटो के अंदर रख दिया था। एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि मैं उसको ये पूछ लूं कि आखिर वो ऐसा क्या खाती है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ताकत है, लेकिन तभी वो मुझसे कहती हैं कि चलो अब जल्दी चलो, रात काफी ज्यादा हो गई है और मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। उसके ऐसा कहते ही मैंने ऑटो को तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन वहां से निकलते ही मैं उस औरत से बातचीत करने लग जाता हूँ। वहां से निकलते ही मैंने उससे पूछा कि बहन जी, आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हो और आपको आने में इतना लेट क्यों हो गया? तो वो मुझसे कहती हैं कि मेरे इस बेटे को एक ऐसी बीमारी है जिसका लखनऊ शहर में कोई इलाज नहीं है, इसी वजह से मैं इसको दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में लेकर गई थी और वहां से आते आते मेरे को इतना लेट हो गया। अब अगर मैं घर पर इतनी लेट पहुंचूंगी तो मुझे पता है कि मेरा घर वाला मुझे घर जाते ही मारने लगेगा, क्योंकि उसने मुझे साफ साफ कहा था कि मैं दिन ढलने से पहले पहले वापस लौट आऊं।
घर में कोई दूसरी औरत खाना बनाने वाली भी नहीं है और मैं जानती हूं कि वो भूख के मारे मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होगा। आज तो घर जाते ही मेरी खैर नहीं है। ये बात उस औरत ने पीछे वाली सीट पर बैठे बैठे और घूंघट निकाले निकाले ही बोली थी, क्योंकि अब तक भी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। हालांकि जब मैं ऑटो चला रहा था तो मैं बार बार बीच बीच में ऑटो में आगे की तरफ जो पीछे देखने वाला शीशा लगा हुआ था, उस शीशे में उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो औरत ऑटो में पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, तब भी उसने उस घूंघट को बिल्कुल उतना लंबा ही निकाल रखा था। तभी उसका वो जो छोटा सा बच्चा था, वो उससे कहता है कि माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। उस बच्चे के मुंह से इतना सुनते ही, इससे पहले कि उसकी माँ उसे कुछ कहती, मैं उससे कहता हूं कि अरे बेटा, ये लो, मेरे ऑटो में कुछ थोड़े बहुत बिस्किट पड़े हुए हैं, तुम इनको खा लो। तो मेरे ऐसा कहते ही उस लड़के की जो माँ थी, वो मुझसे कहती हैं कि ये बिस्किट नहीं खाता, बल्कि इसको जो खाने के लिए चाहिए वो मैं अब भी इसको यहाँ नहीं दे सकती। मुझसे इतना कहकर वो अपने बच्चे को कहती हैं कि बेटा, थोड़ी देर और सब्र रख, अंकल अभी कुछ ही देर में इस शहर से सुनसान सड़क की ओर निकल जाएंगे। उसके बाद कोई अच्छी सी जगह देखकर मैं तेरे खाने का इंतजाम करती हूँ। अब जैसे ही उस औरत ने यह बात बोली तो मुझे उसकी ये बात कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे इस बारे में कुछ पूछ पाता, वो पीछे बैठी हुई औरत मुझसे कहती हैं कि बाकी के सारे ऑटो वाले तो अब तक ऑटो चलाना बंद कर देते हैं, तो तुम इतनी लेट तक ऑटो क्यों चला रहे हो? उसके ऐसा पूछते ही जो भी बात थी वो मैं उसे साफ साफ बता देता हूँ कि मुझे आज पूरे दिन से कोई भी सवारी नहीं मिली है, इसी वजह से मैं अब तक रुका हुआ था। अब आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा सा किराया मुझे दे दोगे तो मेरी भी आज की मजदूरी निकल जाएगी। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो औरत घूंघट निकाले निकाले ही हंसने लगती है। लेकिन जिस वक्त वो हंस रही थी, उस वक्त उसकी वो हंसने की आवाज मुझे कुछ थोड़ी सी अजीब लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हंसने की आवाज किसी औरत की है। पहले तो मुझे इस बात पर ही शक हो गया कि कहीं मेरे पीछे ये जो घूंघट निकाल कर बैठी हुई हैं, ये कोई औरत ही है या फिर कोई बहरूपियां हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा कई बार होता था और मैंने सुना भी था कि बहुत से लुटेरे औरतों के कपड़े पहनकर कई टैक्सी ड्राइवरों के साथ और ऑटो ड्राइवरों के साथ बैठ जाते थे, फिर उनको किसी सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ लूटपाट करते थे और कई बार तो उनको जान से मार भी देते थे। लेकिन उन सब चीजों के लिए आज वाली इस औरत के ऊपर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल था। भले ही मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके शरीर का जो ढांचा था, यानी कि उसका जो फिगर था, उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई औरत नहीं है, क्योंकि जब वो बस से नीचे उतरी थी तो उसके हाथ पैरों और उसकी कमर को देखकर हर कोई यही कहेगा कि ये एक औरत ही है। तो इसी वजह से उस वक्त मैं इस बात को तो अपने दिमाग से निकाल देता हूं कि ये कोई बहरूपियां हैं या फिर कोई मर्द हैं जो औरत के कपड़े पहनकर बैठ गया है। अब कुछ ही देर में लखनऊ शहर को पीछे छोड़ते हुए मैं उस औरत ने जो गांव बताया था, उस गांव की उस सिंगल सड़क की तरफ निकल गया था। रात के लगभग 10:15 बजे का वक्त हो रहा था और मेरा ऑटो उस सुनसान सड़क पर अपनी आवाज करते हुए लगातार चलता जा रहा था। बीच बीच में कुछ गड्ढे आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ऑटो की रफ्तार को धीमा करते हुए उन गड्ढों में से ऑटो को बड़े ही आराम से निकालना पड़ रहा था। लेकिन आगे जाकर एक जगह पर मुझे काफी ज्यादा अंधेरा होने की वजह से ऑटो की हेडलाइट की रोशनी में एक गड्ढा ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता है और उसका पीछे वाला एक पहिया उस गड्ढे में बड़ी ही जोर से लगता है, जिसकी वजह से ऑटो पूरी तरीके से हिल जाती है और मेरे साथ साथ पीछे बैठी हुई वो औरत और वो बच्चा भी थोड़ा ऊपर उछलकर सीट पर वापस गिरते हैं। अब जैसे ही ये चीज हुई तो वो औरत बड़े ही गुस्से में मुझसे कहती हैं कि ठीक तरीके से नहीं चलाया जा सकता, अभी मेरे बच्चे को चोट लग जाती तो। अब उस औरत ने जिस लहजे में मेरे से बात की, उस लहजे में बात करना तो उस वक्त उसका लाजमी था, लेकिन जिस आवाज में उसने ये बात बोली थी, उस आवाज को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उस औरत की आवाज के साथ साथ मुझे वहां पर किसी मर्द की आवाज भी सुनाई दी थी। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे कोई औरत और मर्द एक साथ ही बोले हों। उस आवाज को सुनते ही कुछ पल के लिए तो मैं सोचता हूं कि आखिर ये औरत किसी मर्द की आवाज में कैसे बात कर रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे मेरे दिमाग में वही सब बातें याद आने लगती हैं जो मुझे मेरे साथ काम करने वाले ऑटो ड्राइवर बताया करते थे।
एक बार एक ऑटो ड्राइवर ने मुझे बताया था कि शहर से बाहर की तरफ जो भीन माल गांव की तरफ रास्ता जाता है, उस रास्ते पर अक्सर बहुत सारी भटकती हुई आत्माएं घूमती हैं। क्योंकि उस ऑटो ड्राइवर का खुद का भी एक बार ऐसी ही किसी डरावनी आत्मा से सामना हुआ था। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि उसने उस दिन उसको अपने ऑटो में नहीं बिठाया, बल्कि वो तो उसको देखते ही पहचान गया था। इस वजह से वो अपने ऑटो को वहां से भगा कर ले आया था। पर मेरे को इन सब चीजों का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन आज मैं बिल्कुल उसी रास्ते पर था जिस रास्ते की कहानी उस ऑटो ड्राइवर ने मुझे बताई थी। अब जैसे ही मेरे दिमाग में ये चीज मुझे याद आई तो मुझे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं आज मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। इसी वजह से मैं थोड़ा नीची आवाज में उस औरत से ऑटो चलाते हुए कहता हूं कि अरे बहन जी, माफी चाहता हूं, अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैंने ये बात बोली तो वो मुझसे कहती हैं कि अभी तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या देखना बाकी है, चुपचाप ध्यान से चलाओ या फिर मुझे यहीं उतार दो। अब जब उस औरत ने यह कहा कि मुझे यहीं उतार दो तो एक पल के लिए तो मेरा मन हुआ कि मैं उसको कह दूं कि ठीक है, आप यहीं उतर जाओ। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं इसको यहीं उतार दूंगा तो ये सच में मुझे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। पर तभी मेरा दिमाग मुझसे कहता है कि अरे यार, मैं भी ये क्या क्या सोच रहा हूं। जो मेरे पीछे औरत बैठी हुई है वो बिल्कुल साधारण सी औरत लग रही है। मुझे ये सब इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और भूत प्रेत भला असल जिंदगी में थोड़ी होते हैं। ये तो मेरे साथ काम करने वाले उस ऑटो ड्राइवर ने इस रास्ते के बारे में मुझे इस तरह की डरावनी कहानी सुनाई थी। इस वजह से मुझे ये डर लग रहा है। अब अपने आप को ऐसी सांत्वना देते हुए मैं खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं फिर भी मेरा दिल बार बार बड़े ही जोरों से धड़कता जा रहा था। अब उस सुनसान सड़क पर और मेरे ऑटो में बिल्कुल पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। अगल बगल में अगर किसी चीज की आवाज गूंज रही थी तो वो सिर्फ मेरे ऑटो के चलने की ही आवाज थी। लेकिन तभी उस औरत के बगल में जो बच्चा बैठा हुआ था वो उससे कहता है कि माँ, और कितना देर लगेगी? कितने दिनों से तो आज मेरी भूख मिटने वाली है और फिर भी तुम इतना टाइम लगा रही हो। तो वो औरत उससे कहती है कि बस लल्ला, थोड़ी देर और इंतजार कर, कुछ ही देर में हमारी बस्ती आने ही वाली है। हमारी बस्ती में पहुंचने के बाद मैं तुझे जरूर कुछ ना कुछ खिला दूंगी, पर तब तक मैं तुझे एक कहानी सुना देती हूँ ताकि तेरा ध्यान भूख पर इतना ज्यादा ना जाए। उस औरत ने उस बच्चे से ये बात कहने के बाद उसको अपनी गोद में लेटाया और फिर वो उसको एक कहानी सुनाने लगती है। जब वो औरत उस बच्चे को वो कहानी सुना रही थी तो ऑटो चलाते चलाते मैं भी उस कहानी को सुनने लगता हूँ। पर जैसे जैसे मैं उस कहानी को सुनता गया वैसे वैसे ही मेरा डर का स्तर बढ़ता गया, क्योंकि वो औरत एक ऐसी कहानी सुना रही थी जिस कहानी को उस अंधेरी सुनसान सड़क पर सफर तय करते वक्त सुनकर मेरी जगह अगर और कोई भी होता तो उसके भी पसीने छूट ही जाते। दरअसल वो औरत उस बच्चे को कहानी सुनाती है कि एक बार एक बूढ़ी अम्मा जंगल से लकड़ी तोड़कर ला रही थी, पर जब तक वो लकड़ी तोड़कर वापस लौटी तब तक काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और उसका जो गांव था वो उस जंगल से थोड़ा दूर था। इसी वजह से अब वो वहां खड़ी खड़ी किसी राहगीर का इंतजार कर रही थी ताकि कोई उसको अपने साथ उस गांव तक ले चले, क्योंकि अब इतनी दूर तक उस लकड़ियों के गट्ठर को लेकर चल पाना उस बूढ़ी अम्मा के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उसने उस सड़क पर खड़े खड़े काफी देर इंतजार किया, लेकिन कोई भी उसको आता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर तभी एक रामू नाम का शख्स अपनी बैलगाड़ी को लेकर उस रास्ते से गुजरता है। अब जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा को यह दिखाई देता है कि कोई उस तरफ अपनी बैलगाड़ी लेकर आ रहा है तो वो दूर से ही उसको हाथ से रुकने का इशारा करती है। पर रामू काफी ज्यादा डरपोक था। वो उस बूढ़ी औरत को देखकर ये सोच लेता है कि वो कोई चुड़ैल या फिर डायन है जो कि रात के इस वक्त इस जंगल में खड़ी खड़ी उसको रुकने का इशारा कर रही है। हालांकि वास्तव में वो रात भी काफी ज्यादा डरावनी ही थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा पसरा हुआ था और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। अब जब वो औरत उस बच्चे को ये कहानी सुना रही थी तो वो उस कहानी में बिल्कुल वही चीज बता रही थी जिन चीजों के बीच से होकर उस वक्त मैं गुजर रहा था। वही सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ वही घना जंगल। हर एक चीज को वो उसी चीज से जोड़ती जा रही थी जो चीज उस वक्त हो रही थी। इससे आगे वो औरत अपने बच्चे को उस कहानी में सुनाती है कि जब रामू ने उस बूढ़ी अम्मा के पास अपनी बैलगाड़ी को नहीं रोका और वो उसके सामने से उसको दौड़ाता हुआ ले गया
तो ऐसा करने पर थोड़ी दूर आगे जाते ही अचानक से उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया निकल जाता है और मजबूरी में उसको वो बैलगाड़ी वहीं पर रोकनी पड़ती है। लेकिन तब तक वो बुढ़ी अम्मा अपने उस लकड़ियों के गट्ठर को उस सड़क पर घसीटते हुए जहां पर रामू की बैलगाड़ी का वो पहिया निकला था वहां तक पहुंच गई थी। जब रामू ने उस बूढ़ी औरत को अपनी तरफ आते हुए देखा तो पहले तो वो सोचता है कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन वो सड़क अब भी काफी दूर तक उसी जंगली इलाके से गुजरने वाली थी। इसी वजह से रामू को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा था कि वो यहां से भागकर भी उस बूढ़ी अम्मा के हाथों से नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी वो बेचारी बूढ़ी अम्मा वहां जाकर उससे कहती हैं कि अरे बेटा, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं तो तुम मुझे बताओ, पर बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरा गांव यहां से थोड़ी दूर ही है, तो अगर तुम्हारी बैलगाड़ी ठीक हो जाए तो तुम मुझे आगे तक छोड़ देना। अब जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा ने यह बात कही तो रामू को लगता है कि ये तो कोई साधारण सी बूढ़ी औरत है। मैं तो बेकार में ही इसको कोई डायन या फिर चुड़ैल समझ रहा था। अपने मन को इस तरीके से तसल्ली देते हुए वो उस बूढ़ी अम्मा से कहता है कि अरे हाँ अम्मा, बस अभी थोड़ी ही देर में मैं इस पहिए को वापस चढ़ा देता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ चल लेना। फिर कुछ देर की मेहनत के बाद वो बूढ़ी अम्मा और रामू मिलकर उस बैलगाड़ी के उस निकले हुए पहिए को वापस चढ़ा देते हैं। पहिया चढ़ते ही बैलगाड़ी फिर से ठीक हो जाती है। जैसे ही बैलगाड़ी ठीक हुई तो रामू बैलगाड़ी के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उस बूढ़ी अम्मा से भी पीछे की तरफ बैठने के लिए कहता है। रामू के ऐसा कहते ही बूढ़ी अम्मा बैलगाड़ी पर पीछे की तरफ बैठ जाती हैं। फिर वो बैलगाड़ी उस सुनसान सड़क पर अजीब तरह से चरचर की आवाज करते हुए चलने लगती है। अभी वो बैलगाड़ी उस सड़क पर चल ही रही थी कि तभी अचानक से ही रामू को अपने कंधे पर पीछे की तरफ से किसी के हाथ रखने का एहसास होता है। जैसे ही एकाएक रामू को किसी के अपने कंधे पर हाथ रखने का एहसास हुआ तो वो काफी ज्यादा डर गया। उस वक्त वो इतना ज्यादा डर गया कि उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे की तरफ मुड़कर ये देख ले कि आखिर वो हाथ किसने उसके कंधे पर रखा है। पर उस वक्त वो सिर्फ इतनी ही हिम्मत कर पाता है कि अपनी आंखों को थोड़ा सा तिरछा करके जिस कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ था वो उस हाथ की तरफ देखता है। लेकिन जैसे ही वो उस हाथ की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि जो हाथ उसके कंधे पर रखा हुआ है उस हाथ की उंगलियों पर इतने लंबे लंबे नाखून हैं कि अगर वो नाखून एक बार उसके बदन के अंदर चले गए तो फिर जो दर्द उसको सहन करना पड़ेगा उसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन उस वक्त उन लंबे लंबे नाखूनों को देखकर रामू जिस डर में जी रहा था उसकी भी कोई सीमा नहीं थी। अभी उस औरत ने इतनी बात उस कहानी में बताई ही थी कि तभी मुझे ऑटो चलाते हुए मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है। उस चीज के होते ही मैं अपनी नजरों को तिरछा करके मेरे कंधे की तरफ तो नहीं देखता हूं, लेकिन सामने की तरफ ऑटो में पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा हुआ था वहां पर नजरों को घुमाकर ऊपर की तरफ देखता हूं। और जैसे ही मैं उस शीशे की तरफ देखता हूं तो जो मुझे उस शीशे के अंदर दिखाई देता है उसको देखकर उस वक्त मेरी डर के मारे घी घी बैठ गई थी। मेरा गला पूरी तरीके से सूख चुका था और एक ही पल में मेरे माथे से पसीने की बूंदें निकलने लगे थे, क्योंकि जो कुछ भी मैंने उस शीशे के अंदर देखा था वो इतना ज्यादा भयानक और डरावना था कि उस वक्त उस शीशे के अंदर वो सब कुछ देखकर मेरी वहीं की वहीं फटकर पिछेत्र हो गई थी। पर मेरे डर का स्तर तब जाकर बढ़ा जब उस शीशे में वो उतना भयानक मंजर देखने के साथ साथ मुझे मेरे कानों में एक बहुत ही भारी और खौफनाक सी आवाज में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो हंसने की आवाज बिल्कुल उसी तरीके से एक औरत और मर्द की मिलीजुली आवाज में थी। हाँ, मैं जानता हूं कि इस वक्त आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने उस शीशे के अंदर ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया था। और दूसरी बात यह कि मेरे उस कंधे पर वो हाथ आखिर किसका था। अब इस वक्त आपके जहन में जो बातें चल रही हैं उस वक्त उस काली घनी अंधेरी रात में उस सुनसान सड़क पर ऑटो चलाते हुए मेरे मन में भी सिर्फ यही बातें चल रही थीं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने शीशे के अंदर देखा था उसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं था। इसीलिए मैं किसी तरीके से हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी गर्दन को घुमाकर पीछे की तरफ देखने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे अपने गर्दन को उस चलती हुई ऑटो में पीछे की तरफ घुमाकर देखने की कोशिश कर रहा था,
वैसे वैसे ही जो हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था, उसकी पकड़ मेरे कंधे पर काफी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। जिस किसी ने भी मेरे कंधे पर वो हाथ रखा था, वो अपने उस हाथ की उंगलियों को मेरे बदन पर काफी ज्यादा मजबूती से कसता जा रहा था। पर उसी के साथ मुझे अपने कंधे पर एक अजीब सी चुभन होने लगी थी, जैसे कि उन उंगलियों में जैसी वो औरत कहानी सुना रही थी, बिल्कुल वैसे ही काफी लंबे लंबे नाखून हैं और वो मेरे बदन में अब चुभने लगते हैं। पर उस हाथ की तरफ देखने से पहले मैं पीछे की तरफ देखना चाहता था, इसीलिए जैसे ही मैंने पीछे की तरफ अपनी गर्दन को घुमाकर देखा तो मैं उस तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि जब मैंने शीशे में देखा था तो मुझे दिखाई दिया था कि मेरी पीछे वाली सीट पर उस औरत के साथ कोई बच्चा नहीं बैठा है, बल्कि एक बहुत ही भयानक और राक्षस की तरह दिखने वाला इंसान बैठा हुआ है। अब वो इंसान था या फिर कोई शैतान, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बगल में जो औरत थी वो तो बिल्कुल भी इंसान नहीं थी। इसका मुझे पक्का यकीन हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने उस शीशे में देखा था तो मुझे दिखाई दिया कि उस औरत ने अब कोई भी घूंघट नहीं निकाल रखा है, जिसकी वजह से मुझे उसका चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर उसका जो चेहरा था वो किसी बहुत ही भयानक और डरावनी चुड़ैल की तरह का था, जिसकी आधी से ज्यादा चमड़ी इस तरीके की हो रखी थी कि जैसे किसी ने उसको वहां से बुरी तरीके से नोच नोच कर काट डाला हो। उसके चेहरे से मांस के चिथड़े लटक रहे थे और वहां से हल्का हल्का खून भी बह रहा था, लेकिन वो खून किसी इंसान की तरह बिल्कुल लाल नहीं था, बल्कि वो तो कोई काला काला ऑयल के जैसा कुछ था। इसके साथ ही उसके जो होंठ थे वो इतने ज्यादा बाहर की तरफ लटके हुए थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी थोड़ी ही देर में टूटकर नीचे गिर जाएंगे। पर उन बाहर लटके हुए होंठों को अगर किसी चीज ने डांट रखा था तो वो थे उसके मुंह के दो साइड वाले लंबे लंबे नुकीले दांत, जो कि उसकी थोड़ी तक बाहर नीचे तक आए हुए थे। और उस हुलिया को और भी ज्यादा जो चीज खौफनाक बना रही थी वो थी उस औरत की आंखें, जो कि पूरी की पूरी सफेद थी। इतना भयानक चेहरा देखते ही मुझे कुछ पल के लिए तो यकीन नहीं हुआ था कि जो कुछ मैंने उस शीशे के अंदर देखा है वो सच है, क्योंकि उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि शायद मैं मन ही मन इतना ज्यादा डर रहा हूं तो इसी वजह से मेरा दिमाग मेरी आंखों के सामने वैसी ही छवि बना रहा है जिन चीजों के बारे में मैं सोच रहा हूं। और इसी चीज की पुष्टि करने के लिए मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा था। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो मुझे पीछे मुड़कर देखने पर भी बिल्कुल वैसा ही मंजर दिखाई देता है जैसा मुझे सामने की तरफ उस शीशे में दिखाई दे रहा था। पर उस तरफ देखते ही मेरी गर्दन वहीं की वहीं अकड़ गई थी। मैं चाहकर भी अपनी गर्दन को वापस सामने की तरफ घुमाकर नहीं देख पा रहा था और ऑटो बिल्कुल उसी रफ्तार में चलती जा रही थी। अब जब मैं सामने की तरफ देख ही नहीं पा रहा था तो ऑटो के आगे क्या आ रहा है इसका भी मुझे कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से कुछ ही देर में एक बहुत तेज झटके और धमाके के साथ वो ऑटो वहीं की वहीं रुकती है और मेरा सिर आगे जाकर ऑटो के सामने वाले शीशे में लगता है, जिसकी वजह से मैं वहीं की वहीं बेहोश हो जाता हूं। उसके बाद आगे मेरे साथ क्या हुआ इसका मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिस वक्त मेरी आंखें खुली उस वक्त मैं एक बड़े से बरगद के पेड़ की टहनी से उल्टा लटका हुआ था। पर जैसे ही नीचे लटकते वक्त मेरी आंखें खुली तो मैं अपने आप को एक बहुत ही बड़े से पेड़ के नीचे लटकता हुआ तो पाता ही हूं, पर वहीं पर मेरे साथ वही भयानक सी औरत और उसके साथ में वो जो बच्चा था वो खड़ा हुआ था। पर उस वक्त वहां से वो किसी राक्षस की तरह दिखने वाला दूसरा चेहरा गायब था। लेकिन फिर आंखें खुलने के कुछ ही देर बाद मुझे मेरे एक पैर पर काफी तेज दर्द महसूस होता है और वो दर्द धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ता गया कि मेरी वहां पर चीख निकलने लगी। पर उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी पता नहीं था कि आखिर वो जो दर्द है वो किस वजह से हो रहा है। इसीलिए मैं नीचे लटका लटका ही हल्का सा ऊपर की तरफ होकर ये देखने की कोशिश करता हूं कि मुझे वो दर्द किस वजह से हो रहा है। फिर जब मैंने ऊपर की तरफ हल्की सी अपनी गर्दन को उठाकर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उस औरत ने मेरे एक पैर की जांग को पूरी तरीके से फाड़ डाला है और वहां से उसने मेरी जांग का मांस निकाल लिया था, जिसकी वजह से मुझे वो इतना असहनीय दर्द हो रहा था। जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरा आज यहाँ पर मरना तय है। इसी वजह से मैं अब सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन शायद उस वक्त वो औरत मुझे इतनी जल्दी एक ही झटके में नहीं मारने वाली थी, बल्कि वो मेरी जान की तरह ही
मेरे शरीर के हर एक अलग अलग हिस्से से मेरा मांस निकाल निकाल कर मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी। क्योंकि जिस वक्त मैंने ये देखा कि मेरी जान का मांस निकला हुआ है, उस वक्त वो चीज देखने के बाद जब मेरी नजरें उस औरत के बगल में वो जो बच्चा खड़ा हुआ था उसकी तरफ गई, तो मुझे दिखाई दिया कि उस बच्चे के हाथ में एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा है जो कि पूरी तरीके से खून में सना हुआ है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको अभी अभी ही किसी जिंदा जानवर को काट कर उसके शरीर से निकाला गया हो, और उस मांस के चिथड़े को वो बच्चा बड़े ही चाव से अपने मुंह में चबा चबा कर खा रहा था। उस चीज को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि जिस जानवर के शरीर से ये मांस का टुकड़ा निकाला गया है वो जानवर कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूं, यानी कि वो मांस का टुकड़ा मेरी ही जांग से निकाला गया था। लेकिन तभी मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए उस औरत से कहने लगता हूं कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर जैसे ही मैं उससे ये बात कहने की कोशिश करता तो वो औरत उस बच्चे के साथ वहां पर जोर जोर से हंसने लगती। उस चीज को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आज मैं यहां से किसी भी हालत में बचकर नहीं निकल सकता। फिर तभी उल्टा लटके लटके ही मुझे दिखाई दिया कि जिस बरगद के पेड़ की टहनी से मैं उल्टा लटका हुआ हूं, उसी पेड़ की बाकी की टहनियों के ऊपर काफी सारे इंसानों के कंकाल लटके हुए हैं, और उन कंकालों के पैर की एक हड्डी को बिल्कुल उसी तरीके से उस पेड़ की टहनी से बांधा गया है जिस तरीके से उस वक्त मेरा एक पैर उस पेड़ की टहनी से बंधा हुआ था। ये चीज देखते ही मैं समझ गया था कि इस औरत के चंगुल में फंसने वाला मैं कोई पहला इंसान नहीं हूं, बल्कि इसने मेरी तरह ही आज से पहले भी काफी लोगों को अपना शिकार बनाया है। और जितने भी कंकाल इस पेड़ के नीचे इस तरीके से लटके हुए हैं, ये वही लोग हैं जो मेरी तरह इसके चंगुल में फंसे थे, और जिनको बाद में इस औरत ने बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ लटकाकर उनके शरीर के मांस का अलग अलग हिस्सा निकालने के बाद उनको तड़पा तड़पा कर मारा था, और आज भी उनके शरीर के कंकाल यहाँ पर लटके हुए हैं। उस चीज को देखकर मैं सोच रहा था कि जब मेरे बाद ये किसी दूसरे शख्स को यहाँ पर अपना शिकार बनाकर लेकर आएगी तो शायद तब तक मेरे शरीर का कंकाल भी बिल्कुल इन्हीं कंकालों की तरह यहाँ पर लटका हुआ रहेगा। अब उस वक्त बस मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। मैंने वो सारी चीजें देखने के बाद बिल्कुल ही जीने की आस छोड़ दी थी। तभी मुझे दिखाई देता है कि वो चुड़ैल जैसी दिखने वाली भयानक चेहरे वाली औरत मेरे सिर के बिल्कुल नीचे एक बड़ा सा कटोरा लाकर रखती है, जो कि शायद किसी मिट्टी के मटके का टूटा हुआ हिस्सा था। उसको वहां पर रखने के बाद वो कहीं से एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर लाती है, और फिर उस लकड़ी की मेरे सिर पर इतनी जोर से मारती है कि उस एक ही वार में मेरा सिर बुरी तरीके से चकरा गया था, और सिर फटने की वजह से अब मेरे सिर से खून भी निकलने लगा था, जो कि एक एक बूंद के रूप में मेरे सिर के नीचे रखे हुए उस मिट्टी के मटके के अंदर इकट्ठा होने लगा था। उस टपकते हुए खून को देखकर वो औरत वहीं मेरे बगल में ही बैठ जाती है। शायद वो मेरे उस निकलते हुए खून से उस मिट्टी के मटके के भरने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी मैं देखता हूं कि उसके बगल में उसके साथ जो बच्चा था, जो कि एक शैतान ही था, वो उस मांस के चीथड़े को लाकर उस मटके के अंदर अब जो मेरा थोड़ा बहुत खून इकट्ठा हो गया था उस खून के अंदर डूबाता है, और उसके ऊपर खून लगाकर उस मांस के टुकड़े को उसी तरीके से खा रहा था जैसे आप लोग अपनी जिंदगी में समोसे के ऊपर चटनी लगाकर खाते हो। बार बार वो मेरी जांग से निकाले हुए उस मांस के टुकड़े को उस मटके के अंदर जो खून था उसमें डुबाता था, और उसके बाद एक टुकड़ा अपने मुंह में लेकर चबाने लगता था। तभी वो औरत भी उससे थोड़ा सा टुकड़ा उस मांस का लेती है और खुद भी बिल्कुल उसी तरीके से उसके ऊपर खून लगाकर खाने लगती है। इतनी भयानक चीज देखने के बाद तो मुझे अब अपने आप को किसी कुत्ते की मौत से भी बुरा मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। अपने आप को बचाने का मुझे उस टाइम पर कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे बचपन में अपनी दादी के द्वारा सुनाई हुई एक कहानी याद आती है। उस कहानी में उन्होंने मुझे बताया था कि जब कभी भी इंसान को ये लगे कि वो किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया है जहां से उसका निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो मुसीबत ऐसी है जहां पर इंसानों की ताकत नहीं चल सकती, तो फिर वहां पर सिर्फ एक ही ताकत काम आ सकती है, और वो ताकत भगवान की ताकत होती है। तो वैसी स्थिति में फंसने के बाद इंसान को सिर्फ भगवान को ही याद करना चाहिए।
क्योंकि इस संसार में तीन ही शक्तियां वास करती हैं। पहली शक्ति है भगवान, दूसरी शक्ति है इंसान और तीसरी शक्ति है शैतान, यानी कि प्रेत, चुड़ैल, डायन और जितनी भी इनकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। ये सबसे खतरनाक और डरावनी योनि में आती हैं, जो कि सिर्फ इंसानों के ऊपर ही हमला कर सकती हैं। भगवान जहां रहते हैं वहां से तो ये अपना बसेरा कोसों दूर रखते हैं। तो इसी वजह से जब मुझे अपनी दादी की कही हुई ये बात याद आती है तो मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगता हूँ और उनसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि या तो मुझे यही की यही मौत दे दो, क्योंकि मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, या फिर मुझे इस चंगुल से किसी भी तरीके से बाहर निकालो। अब मैं बार बार मन ही मन सिर्फ यही बात बोले जा रहा था, पर पता नहीं तभी फिर से कोई मेरे सिर पर किसी चीज से बहुत जोर से वार करता है और उसके साथ ही मैं वहां पर बेहोश हो जाता हूँ। जब मेरे सिर पर वो चोट लगी थी तब तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे शायद इस चुड़ैल ने ही मेरे सिर पर मारा है, पर जब मुझे हल्का सा होश आया तो मुझे दिखाई देता है कि मेरा ऑटो सड़क के बगल में एक पेड़ के अंदर ठुका हुआ है और मैं अपने वोटों के अंदर ही उसके स्टीयरिंग पर बेहोश पड़ा हुआ हूं। अपने आप को जब मैं होश में आता हुआ देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी ऑटो में कोई भी नहीं है और ना ही वहां से दूर दूर तक कोई था। पर जिस पेड़ में उस वक्त मेरी ऑटो ठुकी हुई थी वो एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ के तने के नीचे उसकी जड़ों में भगवान शिव की मूर्ति रखी हुई थी। इसके साथ ही वहां पर पूजा पाठ करने की चीजें भी थीं। उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अगल बगल के गांव में रहने वाली औरतें या फिर कोई पंडित पुजारी वहां जाकर उस पीपल के पेड़ की पूजा करता है। साथ ही उस पीपल के पेड़ के तने के चारों तरफ काफी सारा लाल धागा भी बंधा हुआ था। उस चीज को देखकर तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यहाँ पर जरूर पूजा पाठ की जाती है। लेकिन उस वक्त वो जो पीपल का पेड़ था उस सड़क के बगल में थोड़ा हल्का सा खाई में था, जिसकी वजह से मेरा ऑटो अब आगे की तरफ मुंह करके उस खाई में फंस गया था। पर जब मैं ऑटो से नीचे उतरकर उसको वापस धक्का देने की कोशिश करता हूं तो वो ऑटो बड़ी ही आसानी से वहां से बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये चीज हुई तो मुझे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ कि भला इतनी आसानी से इतना भारी भरकम ऑटो सिर्फ मेरे एक अकेले इंसान के धक्का देने से ही यहां से कैसे निकल गया। पर तभी मुझे एहसास होता है कि मुझे इस जगह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस शहर की तरफ लौट जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मैंने देखा था और महसूस किया था शायद वो मेरा सपना या भ्रम हो सकता था। लेकिन दोबारा से जो कुछ भी मेरे साथ होने वाला था वो कोई सपना या फिर वहम नहीं हो सकता था, पर उसके होने से पहले पहले मुझे वहां से बाहर आ जाना था। जब वहां से ऑटो दौड़ते हुए मैंने अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि ना ही तो मेरा सिर कहीं से फटा हुआ है और ना ही वहां से कोई खून निकल रहा है, बल्कि मैं तो पूरी तरीके से बिल्कुल सही सलामत था। मेरे साथ ये करिश्मा और चमत्कार किस तरीके से हुआ ये आज तक भी मुझे समझ में नहीं आया। वो औरत और वो बच्चा कौन था ना ही मैं इसके बारे में जान पाया था। पर उस दिन के बाद मैं कभी भी शाम के वक्त ऑटो नहीं चलाता हूँ। दिन ढलने से पहले पहले ही मैं अपने घर पर वापस लौट आता हूँ। लेकिन उस दिन से आज तक भी मेरे शरीर पर एक निशानी है और वो निशानी ये है कि जिस जगह से उस चुड़ैल ने मेरी जान को काट कर मेरा मांस निकाला था, उस सपने से या फिर उस हादसे से बाहर आने के बाद भी जब मैं अपने ऑटो को वहां से दौड़ाकर अपने घर लेकर आया और जब मैंने रात के वक्त कपड़े चेंज किए तो मुझे दिखाई दिया कि मेरी वो जांघ उतनी जगह से पूरी तरीके से काली पड़ी हुई है। वहां पर एक अजीब तरह का काला काला निशान पड़ा हुआ था, जैसे कि मुझे वहां पर कोई चोट लग गई हो, पर ना ही तो मुझे वहां पर कोई दर्द हो रहा था और ना ही मेरा वहां से खून निकल रहा था। लेकिन वो निशान उस दिन के बाद से लेकर आज तक भी मेरी जांघ के ऊपर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।